अभिषेक जी, जी। किसी के घर का वास्तु बिगड़ा है तो ये कैसे जाने? उनका ग्राफ ना रॉकेट का ऐसे था, डेली बढ़ रहा है, दबा के पैसे आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। जैसे ही वो चेंजेस उसने करे ना, हमने वो कंप्लीट किए। वो जो ऐसे रॉकेट था ना जी, वो ऐसे हो गया। मैंने कहा जब से मेरे को ऐसा लगता है शिव जी भगवान की फोटो यहाँ पे लगी है ना, और ये जो कलर-वलर हुए हैं, मैंने कहा तब से हमें दिक्कत आने लगी। पापा बोले बात तो तू सही कह रहा है यार, जब से वो वास्तु वगैरह तब से दिक्कत। इंडस्ट्रियल वास्तु और घर के वास्तु में क्या अंतर है? आपकी फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी केवल नॉर्थ ईस्ट पे डिपेंड कर। अगर आपकी फैक्ट्री में आपका रॉ मटेरियल गलत दिशा में पड़ा हुआ है, चला के दिखा दो फैक्ट्री, गारंटी है वो फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। पृथ्वी का आकार क्या है गोल। ये आपको किसने बताया? आपने देखा पृथ्वी को दूर से गोल है? साउथ की डायरेक्शन फेम को रिप्रेजेंट करती है। तिरुपति बालाजी का मंदिर अगर आप गूगल मैप पे देखोगे ना, तो वहां पे भी तिरुपति बालाजी वेस्ट में विराजमान है। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में जो पद्मनाभा स्वामी की जो मूर्ति है, वो वेस्ट में विराजमान। एक दिशा है नॉर्थ वेस्ट। वहां पे अगर इम्बैलेंस होगा तो लाइफ में अड़चने आएंगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्मूथ काम नहीं चलेगा। अगर तुम परेशान हो जीवन में, कपल की बात करें, उनके बीच पारिवारिक विवाद है, एक काम कर लो, जिस बेडरूम में सो रहे हो ना, उसको छोड़ के दूसरे में सोना चालू कर दो और 30 दिन अपनी लाइफ में बदलाव देख। एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगर एंट्रेंस है, स्पेसिफिकली W6 की एंट्रेंस, तो 100% पैरानॉर्मल काम। दो दोस्त आपस में चल जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन आपस में अगर बैठेंगे तो वो झगड़ा करेंगे। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू वास्तु डिफेक्ट्स। दैट्स इट। नमस्कार। आज हमारे बीच वास्तु अभिषेक, इनका नाम है अभिषेक गोयल जी। ये वास्तु में बहुत डिटेल में जानकारी रखते हैं। इन्होंने इस शास्त्र को काफी अच्छा कैप्चर करके रखा है। बहुत अच्छी समझ है इनके पास वास्तु की, और ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत सिंपल वे में लॉजिक के साथ आपको ये समझाते हैं वास्तु के बारे में। आज इनसे जानेंगे कि वास्तु की शुरुआत, ये जो फील्ड है, इनमें आने का इनका योग कैसे बना या मन कैसे बना। पहले वहां से शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। आप हमारे चैनल पर आए। मेरा जो पहला प्रश्न है जी कि आपकी वास्तु की शुरुआत कैसे हुई, इस फील्ड में आने का आपका मन कैसे हुआ, कैसे खींचे आए? सर, ना मन हुआ ना मुझे इस फील्ड में आना था, बट जैसे जो कहते हैं ना, संजोग जो है, जो डेस्टिनी है वो ले आती है आपको इस फील्ड में। तो मैं तो बस डेस्टिनी ही मुझे लेके आई बेसिकली। जैसे हम वास्तु के नॉन बिलीवर थे, मेरे फादर भी फुल ऑन नॉन बिलीवर, मैं भी नहीं मानता था कुछ भी। लेकिन मेरा जो ननिहाल है ना, वो बहुत ही ज्यादा बिलीव करते थे इस फील्ड को। तो जो मेरा सबसे पहला जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ना वास्तु से, जैसे मामा के घर जाते थे, तो मामा ने, हम छोटे थे उस टाइम, एज तो मुझे याद नहीं, शायद मैं 8th क्लास में होऊंगा, 8th या 9th में। तो मामा ने ना अपने घर पे झरना बनवाया। आप सोचो सर, 8th 9th में, आज से लगभग 20 साल पुरानी बात हो गई। 20 22 साल, पूरा 20 21 साल पुरानी बात हो गई। उस समय पैसे की वर्थ होती थी। उन्होंने अपने घर में 10 12 लाख रुपए लगा के एक झरना बनाया ड्राइंग रूम में। काफी बड़ा घर था उनका। उस झरने को रिश्तेदारों को दिखाने के लिए 5 7 लाख रुपए की पार्टी थ्रो करी, अपने बच्चे का बर्थडे मनाया घर में, झरना चला के दिखाया, सारे सबने बड़ी तारीफ करी ये वो, कि भाई झरना किसके घर में होता है इतना बड़ा। फिर ठीक है, झरना बन गया। अब उसके 2 3 महीने बाद, जैसे मैं बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट जाता था मामा के पास, तो जब मैं गया ना, तो वहां पर झरना टूटा हुआ था। तो मेरे को लगा कुछ सीलन आ गई होगी या वाटर लीकेज का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। मैंने मामा से पूछा, मैंने कहा जी झरने को क्या हुआ, झरना तोड़ दिया। तो मामा कहते वास्तु के हिसाब से ना ये झरना गलत बन गया था, हमारे हमें पैसों की दिक्कत आ रही थी। मैंने कहा जी वास्तु क्या होता है? बोले होता है वास्तु, जैसे एस्ट्रोलॉजी होती है वैसे वास्तु शास्त्र होता है, उसके हिसाब से घर वर बनाते हैं। उस टाइम दिमाग में पहली थॉट पता क्या आई? मैंने कहा मामा ये सब ना पैसे वालों के चोचले हैं, ठीक है ना, ये सब बकवास चीजें हैं, और आप यही काम करते रहा करो, आप पे पैसा है, आपको परवाह तो है नहीं, 10 12 लाख रुपए आपके लिए मैटर नहीं करते, आप बना लो तोड़ दो, यही आपको इसमें मजा आता है। तो तब मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। उसके बाद जी, जब मैं 10th या 11th क्लास में था, तो मेरे मामा एक दिन ऐसे ही घर पे आए हुए थे। उन्होंने जबरदस्ती ना, मतलब उनको कोई नया वास्तु वाला मिला। अब जैसे वास्तु में भी बेसिकली क्या होता है ना, लोग ढूंढते रहते हैं अलग 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 अलग, क्योंकि सबको जादू की छड़ी चाहिए, तो उनको एक नया कोई वास्तु वाला मिल गया। वो बोले कि जी आपके घर पे लेके आऊंगा उसको और वास्तु कराना पड़ेगा। हमने ऐसे ही डिस्कस किया। अब हमारे घर में क्या सिस्टम था ना जी, मतलब मामा की बात को ना काट नहीं सकते थे, ऐसा सिस्टम था।
तो पापा ने बोला ठीक है भाई तू ले आ, कोई बात नहीं, अब जो तू बोलेगा कर लेंगे। और उस टाइम पापा जो व्यापार, मतलब मेरे पापा ने पुश्तैनी चाय पत्ती का काम किया उन्होंने होलसेल। उनका ग्राफ ना रॉकेट का ऐसे था, ऐसे भी नहीं था, बिल्कुल ऊपर, डेली बढ़ रहा है, दबा के पैसे आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। तो मामा वास्तु वाले को लेके आए, उसने हमारे घर पे कुछ चेंजेस किए, हमने वो चेंजेस कर दिए। जैसे एक उसने गेट बंद करवाया, एक खुलवा दिया, एक उसने शिव जी की मूर्ति कहीं पे लगवाई थी, कुछ उसने कलर्स चेंज करवाए थे। जैसे ही वो चेंजेस उसने करे ना, हमने वो कंप्लीट किए। वो जो ऐसे रॉकेट था ना जी, वो ऐसे हो गया। बाप रे! मतलब ऐसा नुकसान, एक पार्टी से कुछ 40-50 लाख रुपए लेने थे, वो एक्सपायर हो गया। उसको कुछ प्रॉब्लम हुई, वो एक्सपायर हो गया। अब वो पैसे तो ज़ीरो, सडनली खत्म। तो हमारे घर में ना मतलब ऐसा हो गया मातम का माहौल कि यार ये क्या हो गया? अच्छा, उस टाइम क्या होता है, वास्तु-वास्तु दिमाग में आता नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि यार किसी की ना नज़र लग गई। क्योंकि क्या होता है, जब जैसे घर में पैसे-वैसे आ रहे होते हैं ना, हुँ, तो बंदा अपने घर में चेंजेस कराता है, वास्तु के चेंजेस तो हो ही रहे थे। मम्मी ने किचन-विचन नई बनवा ली, अच्छा। तोड़-फोड़ करवा ली, थोड़ा लग्ज़री करवा लिया कि भई पे चेंजेस तो हो ही रहे हैं, तो भाई अपना लग्ज़री करा लो, दिशाएँ नहीं बदली, किचन उसी दिशा में, लेकिन थोड़ी लग्ज़री करवा ली। तो उस टाइम ये हो गया भाई तुमने घर-वर तोड़ के बनवाया, ये वो है, नज़र लग गई तुम्हें ना, तो इसलिए ये हो गया। फिर वो डाउनफॉल रुके ही ना, भई 2-3 महीने में तो ऐसा हो गया, बड़ी मुश्किल हालात हो गए। तो फिर एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे, तो मैं और पापा आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा पापा सब कुछ सही चल रहा था। मैंने कहा जब से मेरे को ऐसा लगता है शिव जी भगवान की फोटो यहाँ पे लगी है ना, और ये जो कलर-वलर हुए हैं, मैंने कहा तब से हमें दिक्कत आने लगी है। पापा बोले बात तो तू सही कह रहा है यार, जब से वो वास्तु-वस्तु वगैरह तब से दिक्कत। तो मैंने कहा जी एक काम करते हैं, इस सारे चेंजेस को ना हम अंडू कर देते हैं। जैसा पहले तो हमारी ये एंट्री खुली थी, इसी को खोलते हैं, इसको वापस बंद कर देते हैं। शिव जी ये सब अपना जैसे जो जहाँ थे वहीं कर देते हैं। हमने वो सारी चीज़ें वहाँ पे शिफ्ट कर दी। सर जैसे ही शिफ्ट करी, जो 40-50 लाख रुपए जिस पार्टी में मरे थे ना, जो एक्सपायर हुए थे, 3-4 दिन के बाद उनके बेटे का फ़ोन आता है कि अंकल पापा जब हॉस्पिटल में थे ना, तो उन्होंने आपका नाम लिया था, उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर हुई है और उससे 20 लाख रुपए आए हैं, वो आपको देने हैं। जी, मैं कहाँ देने आऊँ? पापा बोले बेटा घर पे। वो बंदा 20 लाख रुपए घर दे गया। तो हमारी जान में जान आई। मैंने कहा यार इस तो मेरा ना उस टाइम पे वास्तु में बिलीफ बन गया। मैंने कहा यार ये कुछ तो पंगा है, कुछ बदलाव हुआ, तो एक हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट आया, है ना? तो तब मेरा ना बिलीफ बन गया कि मैंने कहा कुछ तो है। हाँ, जो वास्तु वाला करके गया ना, हो सकता है उससे करने में कोई गलती हाँ, होगी। हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उस टाइम कोई 16 दिशाओं की मार्किंग नहीं होती थी, प्रॉपर आर्किटेक्चरल लेआउट प्लान नहीं होते थे। वहाँ तो क्या होता था, कंपास भी वो ₹15 वाला आता था, वो ऐसे गत्ते में ना यूँ छोड़ते थे ऊपर हुँ, से, फिर वो नॉर्थ हिल रहा है, अच्छा यहाँ ये कर लो, यहाँ ये कर लो, वैसे कर रहा था वो। तो मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ ये पंगा है, तो तब ना मेरा ट्रस्ट बन गया, बिलीफ बन गया। बात आई गई होगी, फिर आगे पढ़ाई में लग गए, कॉलेज में लग गए। कॉलेज खत्म होने के बाद जी, जब व्यापार में थे, बिज़नेस में थे, तो मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट की। अब अपने को जॉब नहीं करनी। पहले 1 साल हमने ऐसे खराब कर दिया आप बनिए के लड़के कि हो। भाई बिज़नेस करना है। अच्छा मुझे वो सदर बाज़ार की गलियों में जाना नहीं, पापा की गलियों में, कि भाई मैंने उस वहाँ नहीं जाऊँगा मैं। तो ऐसा ना काम-धंधा ढूँढ रहे हैं। फिर डायमंड का काम करेंगे, वो चल नहीं रहा, ज्वेलरी का काम नहीं चल रहा। तो क्या करें? तो मैं एक दिन बैठा था अपने मामा के पास। उनका कोई दोस्त आया हुआ था कैलिफ़ोर्निया से। उसके वहाँ पे गैस स्टेशंस और कई सारे आउटलेट्स थे। तो उसने बोला कि भाई ऐसे-ऐसे ये लड़का जो है ना तू मेरे को दे दे, मैं इसको कैलिफ़ोर्निया ले जाऊँगा और अच्छी इसकी 4-5 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी, इसकी लाइफ़ सेट हो जाएगी भाई, तू दे दे। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा भाई ये सब छोड़ो, अपना वहीं जाके सेटल होएँगे और एन्जॉय करेंगे लाइफ़। अब मामा ने फिर वो डाल दिया कि भाई मैं तो हमारे ना गुरुजी हैं, उनसे पूछ के भेजूँगा। अच्छा जी। मैं चलो जी गुरुजी की अपॉइंटमेंट ले लो। अब मैं दुआएँ करूँ कि मैंने कहा यार गुरुजी कुछ पंगा ना कर दें। तो हुआ क्या, फिर हम गए गुरुजी के पास। वो पत्री देखी उन्होंने, कह रहे यार ये लड़का तो मेरे को दे दो, ये लड़का मेरे साथ रहेगा। तो मैं कहा जी आपके साथ क्या करूँगा? बोले भाई तू ना ज्योतिष और वास्तु करने के लिए आया है संसार में और वो ही करना है तूने। मैं तेरे को सिखाऊँगा, मैं ट्रेन करूँगा। ठीक है जी। अब वो फिर मैं कहा भाई ये तो कैलिफ़ोर्निया का सपना ही चूर हो गया। लेकिन उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में एक थॉट आई। थॉट क्या आई? जेन्युइन बता रहा हूँ, दिल की बात। मैंने कहा यार ये मेरा मामा ना इनको 15-15, 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए जाके दे के आता है।
तो मैंने कहा मामा मुझे भी दे देगा, हाँ। है ना? मैंने कहा इस धंधे में पैसा बहुत है। तो मैंने कहा काम करेगा नहीं करेगा बाद में देखेंगे, अभी पैसा बहुत है, चलो इसी की ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि अब उस टाइम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे थे। मैं कहा ज्वाइन कर लेते हैं, 2-3 महीने नहीं समझ आएगा कैलिफोर्निया में तो फिर चले जाएँगे। तो मैंने इस थॉट के साथ उनको ज्वाइन किया। फिर जब ज्वाइन किया, कुछ चीज़ें सीखी, समझ में आई, अपने घर पे अप्लाई की, तो मेरा ट्रस्ट बनने लगा, घर वालों का ट्रस्ट बनने लगा, नहीं यार कुछ तो है। जब सीख के करा, फिर 2-3 साल ऐसे इधर-उधर सीख के, फिर मैंने अपना प्रॉपर वास्तु अभिषेक ब्रांड एस्टेब्लिश। ये पूरी जर्नी रही। तो डायरेक्ट आपने यूट्यूब से स्टार्ट किया कि पहले माउथ पब्लिसिटी से आपको सर बिज़नेस मिला? सबसे मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे, जैसे मैंने आपको बताया ना सारा ननिहाल मानता था, तो मेरे पहले क्लाइंट्स जो थे वो मेरे मामा ही रहे। सबसे पहले एक टिफ़िन बॉक्स बनाते हैं मेरे मामा जी, इंडिया में तीसरे-चौथे नंबर पे आज की डेट में, सबसे पहले वो मेरे क्लाइंट बने। फिर एक एलईडी टॉर्चेस बनाते हैं, ग्लो बीम ब्रांड है उनका, फिर वो मेरे क्लाइंट बने, फिर अपने मामा क्लाइंट बने। तो यहाँ से करते-करते इनमें मैं लग गया। फिर मेरे यार दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो यार दोस्तों ने बहुत क्लाइंट्स रेफर किए, करते-करते पहले 6-8 महीने तो मैं वैसे ही करता रहा, माउथ पब्लिसिटी माउथ से। टू माउथ करता रहा, टाइम ही नहीं था, मतलब करता रहा। फिर एक दिन बैठे, मैं कहा यार चलो कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं। ये कौन चैन से साल की बात है? ये है सर 2013 की, 2013 की। अच्छा, 2013 में ही आप आपने एंट्री मार ली थी। 11 में आया था ना मैं वास्तु में। हाँ, पर 13 में आपने 11-12 यूट्यूब पर 11-12 मैंने सीखा, 13 में मैंने अपना चालू किया, पहले 6 महीने अपना माउथ टू माउथ चलते रहे। फिर 13 में एंड में मैंने कहा चलो यूट्यूब चैनल बनाते हैं। मैंने चैनल बनाया। मैं सर वीडियो रिकॉर्ड की बड़ी मुश्किल से, बार-बार रीटेक नहीं, वीटेक करके शुरुआत की तो बहुत की स्टेज बहुत बहुत करी। टफ अगर आप रहता है। मेरे चैनल पे पहली वीडियो देखोगे ना, तो 65 किलो का था। तो वीडियो बना रहा था, पतला-सा छोटा-सा बच्चा हुँ। दिखेगा आपको। तो वीडियो बनाई बड़ी मुश्किल से, उसको मैंने अपना डाल दिया। सर रात को डाली, अगले दिन सुबह सो के उठा, तो उसपे 540 व्यूज़ थे। हुँ। और मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार एक रात में 540 लोगों ने देखा इसको। मैं ठीक है। 1 महीने में मेरे 3 साढ़े 3 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। फिर 1 साल में मेरे 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए। वो करते फिर वहाँ से पूरी जर्नी और चली। उस समय ना यूट्यूब कोई ना कोई 2 वीडियो को वायरल करता था, अपने ओर से। अच्छा, आज वो करता है कि नहीं अब हमें पता नहीं, पर उस समय नई चैनल डालने वालों को 2 वीडियो वायरल करता था और अच्छा। उसकी बेनिफिट लोगों को मिलती थी। हाँ, तो मेरी वायरल हुई थी स्टार्टिंग की 2-3 हाँ, वीडियो, सही कह रहे हो आप। आप जब 10-15 या 20 वीडियो डाल देते थे, तो उसमें से 2 उठा के वो वायरल करता था। अच्छा। ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, बस यही जर्नी थी जी। जनरली मैंने पॉडकास्ट के अंदर देखा है, लोग घरों के वास्तु की बात करते हैं। मैंने अभी तक किसी को इंडस्ट्रियल वास्तु की बात करते नहीं देखा है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंडस्ट्रियलिस्ट को रहती है वास्तु की। कौन-सी जगह पर मशीन रहेगा, कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड होगा, कहाँ से माल आएगा, कहाँ इन्वेंटरी रहेगी, कहाँ आउटवर्ड रहेगा, कहाँ स्टाफ बैठेगा। हुँ, हुँ। वास्तु की रियल हकीकत फैक्ट्री वालों को ज़रूरत ज़्यादा रहती है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ रहती है, अरबों की इन्वेस्टमेंट रहती है, उनका काफ़ी कुछ उस पर निर्भर रहता है, हुँ, हुँ। काफ़ी बैंक लोन ली रहती है। तो इंडस्ट्रियल वास्तु और घर के वास्तु में क्या अंतर है? सर, जैसे व्यक्ति की लाइफ में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, उसके बेसिस पे हम साइट उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई क्लाइंट आ रहा है कि जी मुझे रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसका आपके ऑफ़िस और फैक्ट्री से कोई कनेक्शन नहीं है। वो सिर्फ़ आपके घर से देखा जाएगा। एक व्यक्ति कह रहा है जी ऑर्डर्स नहीं आ रहे, पेमेंट नहीं आ रही, सेल्स नहीं है, तो उसके लिए आपके घर के साथ-साथ आपका ऑफ़िस देखा जाएगा। अगर व्यक्ति प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो प्रोडक्शन के केस में घर के साथ-साथ आपकी फैक्ट्री भी देखी जाएगी। घर मेन है, अच्छा, क्योंकि आपने अपना 24 में से लगभग 12 से 14 घंटे आप घर पे बिताते हो, बाकी टाइम आप घर से बाहर। तो घर सबसे मेन है, हर चीज़ में घर पहला रोल प्ले करेगा, इसलिए सभी लोग घर की बात करते हैं। और थोड़ा-सा फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ का जो वास्तु है ना, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब वो किसको कितनी समझ है, इस चक्कर में कौन क्या बात कर रहा है, नहीं कर रहा, ये है बस दैट्स इट। लेकिन डिफरेंस है, फैक्ट्री के वास्तु और घर के वास्तु में काफ़ी डिफरेंस है। फैक्ट्री की हम बात करते हैं प्रॉपर, है ना? घर की तो सबने कर ही ली। हुँ, फैक्ट्री में बेसिकली क्या होता है, एक तो सबसे बड़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि हमें फैक्ट्री में वास्तु
करना कैसे है, मशीन्स की प्लेसमेंट्स कैसे करनी है, कहाँ पे करना है, क्या करना है। और मैंने बहुत सारी फैक्ट्रीज में देखा कि जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स जो फैक्ट्रीज के अंदर मशीन्स की प्लेसमेंट करते हैं ना, ज़ोन के हिसाब से तो सही होती है। वास्तु के हिसाब से तो वो प्लेसमेंट्स सही होती हैं, बट फैक्ट्री वाला रो रहा होता है कि मैंने क्यों वास्तु करा दी। बहुत सारे केसेस में। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल सर, मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई रॉ मटेरियल आया जिसको सबसे पहले फर्नेस में जाना है। रॉ मटेरियल की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, फर्नेस साउथ ईस्ट में लगाई जाती है। अगर आप रॉ मटेरियल नॉर्थ ईस्ट में रख दो, अगर 2 एकड़ की फैक्ट्री में, और फर्नेस साउथ ईस्ट में लगी है, तो वो तो लेबर परेशान हो जाएगी, माल ही ढोती रहेगी वो। फिर मान लो उससे फर्नेस के बाद अगर मान लो ग्राइंडिंग पे जाना है या कूलिंग पे जाना है, कैसे करोगे? मैनेज कैसे करोगे? तो फैक्ट्री में ना बेसिकली जो कंपनी का फ्लो चार्ट है ना, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, आपको इस पूरे एक चाल बनानी है। ठीक है? रॉ मटेरियल आया, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, पैकेजिंग, डिस्पैच, डिस्पैच एंट्री के पास होना चाहिए, बाकी पूरी चाल होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है? जैसे मशीन्स की बात करें, फैक्ट्री में बहुत तरीके की मशीन्स होती हैं। तो हाँ, कहीं पर अग्नि वाला मशीन हाँ, रहता है। कहीं अग्नि की जहाँ मशीन है, कहीं ग्राइंडिंग मशीन है, हाँ, कहीं मिक्सचर है, हाँ, कहीं सीएनसी मशीन्स है, सेम। बहुत तरीके की मशीन्स हैं। तो उनकी स्पेसिफिक ज़ोन्स हैं। लेकिन अगर आप उसी मशीन को ज़ोन वाइज़ प्लेस करने की कोशिश करोगे ना, तो वो होगा नहीं। ठीक है? उसके बाद फैक्ट्री के अंदर, जैसे कि मैं आपको पूरी चाल बताता हूँ, फैक्ट्री का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और क्रूशियल ज़ोन है ना, वो नॉर्थ ईस्ट है, किसी भी फैक्ट्री का। अच्छा। आपकी फैक्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, केवल नॉर्थ ईस्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो बनाने का काम करता है, चलाने का काम करता है। सारे आइडियाज नॉर्थ ईस्ट से आने हैं, सब कुछ नॉर्थ ईस्ट से होना है। और नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वहां पे आप केवल वो सामान रख सकते हो जिसके बिना फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। ऐसा क्या सामान है जिसके बिना फैक्ट्री नहीं चल सकती? वो है रॉ मटेरियल। अगर आपने रॉ मटेरियल को नॉर्थ ईस्ट में रख दिया ना फैक्ट्री के, आपकी प्रोडक्शन, आपकी सेल्स, आपकी मार्केटिंग, आपकी पेमेंट, लगभग सारी चीजें ठीक हो जाती। ठीक है? अगर आपकी फैक्ट्री में आपका रॉ मटेरियल गलत दिशा में पड़ा हुआ है, चला के दिखा दो फैक्ट्री, गारंटी है वो फैक्ट्री चल ही नहीं सकती। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजल को रिप्रेजेंट करती है, वहां आपने रॉ मटेरियल रख दिया ना, ब्रांड न्यू मशीन आएगी, पहले दिन खराब हो जाएगी, चलेगी ही नहीं। कभी हाँ, कई ट्रांसफार्मर फैक्ट्री वालों के साथ ये होता है, होता बहुत है। लोगों के साथ होता है ये फैक्ट्री। कई लोगों के साथ आपने होता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में रख दिया, आपकी पार्टियों से लड़ाई होती रहेगी, आप रेट के लिए लड़ते रहोगे। आप रेट दोगे, पार्टी कर रहा हूं डिलेस पे डिलेस, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट डिले को रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, जो कि डिप्रेशन की डायरेक्शन है, देसी भाषा में उसको रोने की डायरेक्शन कहते हैं। अच्छा। वहां पे अगर आपने रॉ मटेरियल रख दिया ना, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को देख के रोते रहोगे, यार क्या बनाना था, क्या बन गया। रोना आएगा आपको कि ये हो क्या रहा है मेरी फैक्ट्री में। लेबर को लेके रहोगे, लेबर काम नहीं कर रही, रोता रहेगा व्यक्ति। तो रॉ मटेरियल की प्लेसमेंट है ना, ये सबसे मेन है। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी फैक्ट्री में थोड़ा सा रॉ मटेरियल आपने नॉर्थ ईस्ट में रखना ही रखना है, चाहे आपकी मशीन कहीं भी पड़ी हो। रॉ मटेरियल थोड़ा सा अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में रख दिया ना, तो उस फैक्ट्री का एक, समझ लो आपने नींव रख दी उस फैक्ट्री की, जो उस पे जिस पे फैक्ट्री खड़ी है, नॉर्थ ईस्ट में रख दिया। अब वो रॉ मटेरियल जाना कहाँ है? जो पहली मशीन होगी, मान लो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में पहली मशीन है, फर्नेस लगी है साउथ ईस्ट में लगी है, तो साउथ ईस्ट के बगल में ईस्ट साउथ ईस्ट है, इधर साउथ साउथ ईस्ट है। तो रॉ मटेरियल ईस्ट साउथ ईस्ट में ना आए, मशीन के साउथ साउथ ईस्ट में आए, उस पे चढ़े। अगला क्या है, बिल्कुल उसके बगल में होना चाहिए, ताकि लेबर को ना घूमना ना पड़े फैक्ट्री हाँ, में। नहीं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। हाँ, तो हम क्या करते हैं, मशीन्स को प्लेस करते हैं फ्लो चार्ट के हिसाब से। अब कई बार क्या होता है, कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कल को मान लो फर्नेस वेस्ट में प्लेस करनी पड़ गई, वेस्ट साउथ वेस्ट में प्लेस करनी पड़ गई, क्योंकि मेरा चाली वो बन रही है, मेरी साउथ ईस्ट की चाली नहीं बन रही। फैक्ट्री की फेसिंग मान लो साउथ साउथ ईस्ट है, मैं फेसिंग पे एंट्री पे रख ही नहीं सकता फर्नेस को। उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं साउथ ईस्ट में अलग से अग्नि क्रिएट कर दूंगा, लाल बल्ब जला सकता हूँ, एक छोटी फर्नेस का मॉडल रख दूंगा वहां पे, हम्म। टेम्पररी कोई चूल्हा रखवा दूंगा, कुछ भी करूंगा। लेकिन मैं उस फर्नेस को वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट में रख के उसके नीचे पूरा येलो कलर का एक बेस क्रिएट कर दूंगा, ताकि अग्नि वहां भी बैलेंस हो जाए,
वहां भी बैलेंस हो जाए और फैक्ट्री की चाल भी खराब हो। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, इसके बेस पे पूरी फैक्ट्री की वास्तु। तो फैक्ट्री पे तो समझो किसी ने पूरा बना के रखा हुआ है हाँ और उसको डिस्टरबेंस आ रहा है, हाँ, तो काफी कुछ उसको एक्सपेंस हो जाएगा कुछ चेंज करने। कुछ एक्सपेंस नहीं होगा ना, वही तो मैंने बताया ना, हम बैलेंस करेंगे ना, हम छेड़ेंगे अच्छा, नहीं, ज्यादा एक्सपेंस की कुछ नहीं जरूरत नहीं। करेंगे। जैसे मान लो अगर उसने नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर मान लो उसने रॉ मटेरियल रखा हुआ है, मैं क्या बोलूंगा, मैंने कहा भैया ईस्ट साउथ ईस्ट से आप इस रॉ मटेरियल को ना 5 फुट आगे रख लो ना साउथ ईस्ट में, या 5-10 फुट पीछे रख लो ईस्ट में, और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में रख दो। बाकी जो मशीन जाए वहीं पे उसकी वो करेंगे ना, कलर वलर बैलेंसिंग करके उसको फाइनल कर देंगे। यानी उसको वापस से पूरा मशीन सेट करने की कुछ जरूरत नहीं नहीं। करना। हाँ, अगर मान लीजिए आपकी मेन मशीन साउथ साउथ वेस्ट में है, तो पहले रिकमेंडेशन हम देंगे कि यार ये बेकार है, ये मतलब बंदा ना, क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है बंदा सेटिस्फाई हो गया कि यार मेरे खर्चे निकल रहे हैं, एक बंदा नेक्स्ट लेवल, वो नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम सेटिस्फाई। पूछ लेते हैं कि मैंने कहा भैया आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है या इसको यहीं बैलेंस करो, वो कहता है एक बार आप यहाँ बैलेंस कर दो, फिर देख लेंगे। जब वो देखता है हाँ, तो फिर वो कर भी लेते हैं चेंज। एक हमेशा सवाल मेरे मन में घूमता है, पृथ्वी हमारी घूम रही है, हाँ आप लोग साउथ की बात करते हो, नॉर्थ की बात करते हो। हाँ हाँ आज जहां पर नॉर्थ है, हाँ। वो रात को, सुबह अगर नॉर्थ है, वो पृथ्वी घूमने के हिसाब से तो साउथ हो जाती है। ये क्वेश्चन कमेंट्स में भी बहुत बार आया। हाँ। अच्छा हुआ आपने पूछा, तो शायद अब लोगों को इसका जवाब मिलेगा। पहले मेरे ख्याल कभी ये पूछा भी नहीं कभी किसी ने ना, आई थिंक फर्स्ट टाइम। मुझे तो कहीं सुनने हाँ, नहीं कहीं मिला। सुनने में नहीं आया ना। सर, पृथ्वी का आकार क्या है, गोल। ये आपको किसने बताया? आपने देखा पृथ्वी को दूर से गोल है? हाँ, वो तो दिख ही रहा है ना, आज अगर सैटेलाइट से जो पिक्चरें आ रही है। सैटेलाइट छोड़ दो, हाँ, आपको किसने बताया पृथ्वी गोल है? पढ़ाई करते समय। जब आप एक रोड पे खड़े होते हो और आप सामने देखो, तो क्या आपको पृथ्वी टर्न होती नजर आती है? आपको तो फ्लैट सरफेस दिखता है ना। समुद्र किनारे पे जाते तो टर्न टर्न होती नहीं, पर ऐसा वलय वो दिखता तो है। दिमाग में है ना कि हाँ। गोल है, लेकिन दिखता तो फ्लैट सरफेस है ना। दूसरे, ये मेरा पहला सवाल था। मेरा दूसरा सवाल, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, ये आपको किसने बताया? स्कूल में पढ़ रहे थे। जब आप अपने घर की छत पे खड़े हो जाओ, हाँ। मान लो आप अपने घर की छत पे खड़े हो, तो आप ये बोलोगे कि सूरज वहां से उगा और वहां सेट हो गया, या आप ये बोलोगे पहले मैं यहां था और अब मैं यहां आ गया? आप क्या बोलते हो? सूर्य ईस्ट से उगता है, और वेस्ट वेस्ट में में जा। सेट हो जाता है। ठीक है, मैंने आपसे दो सवाल इसलिए पूछे क्योंकि हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है कि पृथ्वी गोल है, हमारे कॉन्शियस माइंड को पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, वो पृथ्वी को गोल कंसीडर नहीं करता, वो पृथ्वी को फ्लैट सरफेस ये अग्री कंसीडर कर करता है। सकता हूँ, क्योंकि हमारा हमारा जो, माइंड तो हाँ, हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाता वो कंसीडर नहीं करता। नहीं करता। सब कॉन्शियस माइंड कहता भाई मैं तो वहीं खड़ा हूं, अभी मैं सुबह भी छत पे खड़ा था, मैं रात शाम को भी छत पे हूं, सुबह सूरज वहां था, अब सूरज वहां है, मैं तो वहीं हूं। तो पृथ्वी, सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो पृथ्वी को घूमता कंसीडर नहीं करता। इसीलिए ज्योतिष में भी जो 9 ग्रह हैं, उसमें पृथ्वी को बेस माना गया है और सूर्य को ग्रह में काउंट किया है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, जो 9 ग्रह है ना, उसमें सूर्य को कंसीडर किया कि भाई सूर्य चक्कर लगाता है। क्योंकि जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस की विद्याएं हैं, वास्तु हो गया, ज्योतिष हो गया, पामिस्ट्री हो गया, न्यूमरोलॉजी, ये सारी सबकॉन्शियस बेस्ड है। ठीक है, अब आते हैं, नॉर्थ का साउथ क्यों नहीं होता? जो हमारा वास्तुशास्त्र है ना, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पे काम करता है। जो धरती है ना, उसके सेंटर में एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक प्लेट है, जिसका नॉर्थ पोल है, जिसका साउथ पोल है। धरती जहां मर्जी घूमे, वो नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक पोल नहीं घूमते। ग्रेविटेशनल फोर्स हमें धरती से जोड़ के रखती है। अब धरती ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, हम तो स्टेबल बैठे हैं ना। अगर धरती ऐसे घूम रही है तो हमें तो रोटेशन फील नहीं हो रही, धरती ऐसे घूम रही है तो हम भी ऊपर की तरफ नहीं गिर रहे, हमें जोड़ रखा है। तो ऐसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड्स है, उसको भी धरती ने जोड़ रखा है। प्लस जो सबकॉन्शियस का रजिस्ट्रेशन है कि भाई सूरज चक्कर लगा रहा है, धरती तो अपनी जगह पे। इस चक्कर में जो नॉर्थ है वो हमेशा नॉर्थ रहता है, साउथ हमेशा साउथ रहता हमने अभी तक किसी भी पॉडकास्ट में ऑफिस से रिलेटेड वास्तु के बारे में किसी को चर्चा करते नहीं देखा। है। तो व्यक्ति अगर ऑफिस में बैठ रहा है, तो बॉस को किस जगह पर बैठना चाहिए? बॉस को बॉस की जगह पे बैठना चाहिए, और वास्तु के हिसाब से जो बॉस की जगह होती है,
वो वेस्ट होती है। पश्चिम की जो दिशा है वहां पे वरुण देव की जो एनर्जीज हैं वो आपको राजा बनाती हैं, आपको कंट्रोलिंग पावर्स देती हैं। और पुराने जमाने में भी जितने भी राजा महाराजा थे उनका राज सिंहासन, उनका शयन कक्ष सारे वेस्ट में होते थे। और आज भी जितने भी मल्टी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स हैं उन सबके ऑफिस में कैबिन्स उनके वेस्ट में बने हुए हैं। तो वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो गेन्स और प्रॉफिट्स की है। तो अगर मालिक वेस्ट में बैठेगा तो उसको हमेशा गेन्स होंगे, हमेशा प्रॉफिट्स होंगे। अगर उसकी जन्म पत्री के हिसाब से भी उसको सूट करना चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन वेस्ट ओवरऑल बेस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद जैसे ऑफिस की आपने बात की, तो बाकी का जो स्टाफ है उसकी अलग अलग दिशाएं हैं। अगर आप स्टाफ की एक्टिविटी के हिसाब से उसको पर्टिकुलर जोन डेडिकेट कर दो तो ऑफिस बहुत बढ़िया चलेगा। फॉर एग्जांपल नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो कस्टमर्स की है, क्लाइंट्स की है, तो अगर आप अपने सेल्स का स्टाफ नॉर्थ में बिठा दो तो बहुत अच्छा है। ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करती है, तो अगर आप अपने मार्केटिंग वाले ईस्ट में बिठा दो वो बहुत अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके ऑफिस में हिसाब किताब। हिसाब किताब की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। तो राजा के जो अकाउंटेंट्स होते थे वो भी नॉर्थ वेस्ट में बैठते थे। और मैं आपको बीच में काटूंगा, सबसे ज्यादा पैसा मैंने ऑलवेज साउथ में पाया है। सर जैसे साउथ दिल्ली, हाँ साउथ मुंबई, हाँ हाँ ठीक है, नॉर्थ मुंबई का कोई नाम नहीं लेता, नॉर्थ हाँ, दिल्ली का नाम नहीं ये तो लेता। सब जगह है। साउथ के हाँ प्रदेश, वहाँ बहुत कैश है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। हाँ मैं भी पामिस्ट्री लाइन में हूँ, मैं वहां से कोई बंदा आता है तो उसके पास काफी विटामिन वाला आता है। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। दिल्ली की अगर हम बात करें ना तो साउथ दिल्ली सबसे ज्यादा फेमस है। हम्म, आपको लगता है कि साउथ दिल्ली में सबसे ज्यादा पैसा है, हम्म, लेकिन वास्तु की अगर मैं बात करूं ना, साउथ की डायरेक्शन फेम को रिप्रेजेंट करती है, यश को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए हर स्टेट का साउथ जो है ना वो फेमस हो जाता है। अगर आप साउथ के लोगों को जाके देखोगे हाँ, ना, वो फिल्मी टाइप के रहते मैं हैं। आपको बताऊंगा, आप चाहे साउथ मुंबई चले जाओ, आप साउथ दिल्ली चले जाओ, कहीं भी चले जाओ साउथ साउथ में, इंडिया भी। वहां आपको मिलेगी हवाबाजी। वहां आपको एलवी, गुची, प्राडा, शोशाबाजी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, शोशाबाजी मिलेगी वहां पे आपको। अच्छा, ऐसा नहीं कि उनपे पैसा बहुत ज्यादा है। पैसा आपको देखना है, दिल्ली में आप जाओ पंजाबी बाग में, वहां आपको पैसा दिखेगा। नॉर्थ दिल्ली में आओ, वहां लोगों पे पैसा है। लेकिन नॉर्थ का जो जोन है ना, वहां पे बंदा क्या शोशाबाजी नहीं करता। उसके पास अगर आज मान लो 1 करोड़ रुपए होंगे, वो जाके गाड़ी नहीं खरीदेगा 1 करोड़ की। वो कहेगा भाई मुझे 1 करोड़ का सोना दे दे, मैं इसको रख लूंगा। मेरे को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दे, और इसको रेंटल मैं किराए इनकम। पे चढ़ा के चला के रेंटल इनकम क्रिएट करूंगा। लेकिन साउथ वाले क्या करते हैं, शोशाबाजी। तो वो इसलिए ना फेमस हो गया कि साउथ दिल्ली, साउथ का काम ही फेमस होना है, तो वो फेमस हो जाता है। एक्चुअल आज की गेम्स और तारीख में तो साउथ की मूवियां भी फेमस है। साउथ की मूवियां भी फेमस है। तो वैसे तो देखो, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में जो हमारे रिचेस्ट गॉड्स हैं वो भी सारे साउथ में बैठे हुए हैं। तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल सब साउथ में। लेकिन अगर आप तिरुपति बालाजी का मंदिर अगर आप गूगल मैप पे देखोगे ना, तो वहां पे भी तिरुपति बालाजी वेस्ट में विराजमान है। पद्मनाभा स्वामी टेम्पल में जो पद्मनाभा स्वामी की जो मूर्ति है वो वेस्ट में विराजमान है। इसलिए वो सबसे, लेकिन फेमस तो है ही ना। यानी बॉस को वेस्ट में बैठना चाहिए। बॉस को हमेशा वेस्ट में बैठना चाहिए। अब आपने साउथ की बात की, तो साउथ की डायरेक्शन फेम और ब्रांडिंग को है। तो जो आपके ऑफिस में ब्रांडिंग वाले हैं, मार्केटिंग अलग होगी, हाँ, ब्रांडिंग वाले branding। वो साउथ में बैठे बस। तो ऐसे यानी करके आप अपने स्टाफ को अरेंज कर दो, खुद वेस्ट में बैठो। सेल्स वाले नॉर्थ में, मार्केटिंग वाले ईस्ट में, पेमेंट रिकवरी वाले साउथ ईस्ट में, ब्रांडिंग वाले साउथ वेस्ट में, रिलेशनशिप डेवलपमेंट, क्लाइंट इंटरेक्शन वो सारे साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आपका अकाउंट्स। बहुत बेस्ट इजीली आपने बेस्ट समझा दिया। बेस्ट प्लेस्ड। और घर के अंदर जनरली मैंने देखा है लोग साउथ फेसिंग घर लेते नहीं, तो ये क्या लॉजिक है ये? और आप सर लोग L1 L2 बात करते हो, हाँ तो हाँ, आम इंसान को तो समझ में आएगा नहीं। मैं बताता हूं आपको हाँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स, आज ये बात लागू नहीं होती, बट जब मैं आज से 14 साल 15 साल पहले जब मैं वास्तु में आया था, तो मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स जो थे ना वो लोग 8 दिशाओं पे काम करते थे। हाँ, दिशाएं एक्चुअली में 16 है।
ठीक है। अब कई लोग कहते हैं तुमने बना दी 16, 200 साल पुरानी विश्वकर्मा प्रकाश आप उठा लो, उसमें 16 दिशाओं का मेंशन है। 250-300 साल पुराने कंपास मिल जाएंगे, एंशिएंट कंपास, वो उठा के देख लो, उसमें 16 दिशाएं हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोप्लेन्स के अंदर भी 16 दिशाएं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यूज होती हैं, तो एक्चुअली में तो 16 दिशाएं हैं। अब बेसिकली साउथ और वेस्ट को बंदा अवॉइड क्यों करता है, नॉर्थ और ईस्ट बंदा प्रेफर क्यों करता है, इसके पीछे जो मेरे को लॉजिक समझ में आया ना, हमारी टोटल 32 एंट्रेंसेज है, 8 नॉर्थ में, 8 ईस्ट में, 8 साउथ में, 8 वेस्ट में। जैसे नॉर्थ वाली को हमने नाम दिया N1 N2 से लेकर N8, ईस्ट में E1 से E8, ऐसे करके हमने नाम दे दिए। अब इन 32 एंट्रेंस में जो तीसरे और चौथे नंबर की एंट्रेंस है ना, वो व्यक्ति को राजा बनाती है, पैसे के भंडार खोल देती है। जैसे N3 N4 जो है ना, वो व्यक्ति को भयंकर पैसा देगी, E3 E4 पैसा देगी, S3 S4 पैसा देगी, W3 W4 पैसा देगी, अलग अलग तरीकों से। N3 N4 ट्रेडिंग से पैसा देगी, E3 E4 कनेक्शंस से पैसा देगी, S3 S4 आपको ब्रांड बना के पैसा आएगा, W3 W4 में आप इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओगे, जो बोलोगे जैसा बोलोगे वैसा होता रहेगा, ऐसे पैसा आएगा। अब N4 के बगल में N5 वो आपको धार्मिक बनाता है, उसके बगल में जो N6 है वो आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा बना देता, मतलब आप किसी की सुनते नहीं हो, आप अपनी अपनी चलाते हो। इधर की बात करें तो N3 के बगल में जो N2 है वो आपको जेलसी भावना देता है, लोग आपसे जलने लग जाएंगे, आप लोगों से जलने लग जाओगे। ईस्ट की तरफ आते हैं, E3 E4 राजा बनाएगा, E2 की अगर एंट्रेंस हो गई तो वो आपका मौज मस्ती में, पार्टी करने में, टाइम वेस्ट करने में पैसा बहुत बर्बाद होगा। E1 की एंट्रेंस हो गई तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, घर के इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गए, अननेसेसरी वेस्ट खर्चा बढ़ जाएगा। E6 में आपकी कमिटमेंट फेलियर होगी। ये आसपास की गलत, अगर मान लो वास्तु वाले से गलती हो गई तो, या आपने गलती से चूज कर लिया तो। अब आते हैं साउथ पे, अगर S5 की एंट्रेंस में चले गए ना, तो 3 से 4 साल में जो अपने पे है वो 0, प्लस जितना था उतना ही कर्जा, व्यक्ति खत्म। S6 की एंट्रेंस हो गई, कोई इलाज ही नहीं है, खत्म व्यक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। W2 की एंट्रेंस होगी, जितना पैसा है आपके पास, जो भी आपके पास बचत है, 0। W1 की एंट्रेंस होगी, घर का मुखिया खत्म, एक्सपायर, अननेचुरल डेथ्स। ठीक है, W5 ठीक है, ओके ओके है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है बस। लेकिन W6 W7 में व्यक्ति को भूत प्रेत दिखने लग जाते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग जाती हैं लाइफ में, कोई गोली मार देगा आके, व्यक्ति सुसाइड कर लेगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो इस चक्कर में ना साउथ और वेस्ट में गलती अलाउड नहीं है, बंदा कहता है भाई तू रहने ही दे। लेकिन जो एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस साउथ और वेस्ट की एंट्रेंसेस, मतलब नंबर 1 पे वेस्ट की एंट्रेंस आती है, W3 W4 की, नंबर 2 पे S3 S4 आती है, नंबर 3 पे N3 N4 आती है, और चौथे नंबर पे ईस्ट की आती है। सबसे बेस्ट एंट्रेंस होती है साउथ की और वेस्ट की एंट्रेंस। और उसमें गलती हो गई तो गड़बड़। लेकिन गलती हो गई तो फिर नहीं बचोगे आप, फिर तो उल्टा ही टांग देगा वो। और आजकल मैंने देखा है, यानी सालों से ही चल रहा है, पारिवारिक विवाद कई घरों में बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, तो उसमें क्या वास्तु दोष रहता है घर में? सर बिल्कुल रहता है पारिवारिक विवाद। जैसे अगर शादीशुदा कपल की बात करें, उनके बीच में अगर पारिवारिक विवाद है, कुछ भी है, उसके ना मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल। तो सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि रीजन क्या है। ठीक है, एक बार हमें रीजन पता चल गया तो हम जोन पे जा सकते हैं। मैं आपको जेनरिक बताऊं, अगर जनरल लड़ाई झगड़ा है, जनरल, तो आपको साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस मिलेगा। इम्बैलेंस में भी क्या मिलेगा आपको, प्लांट्स मिल जाएंगे, ग्रीन कलर मिल जाएगा, अग्नि मिल जाएगी, वो आपने बैलेंस करना है। दूसरा, अगर उनमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चिल्लम चिल्ली है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, वो टेंशन और एंजाइटी की है, या तो वहां पे सो रहे होंगे या वहां पे फोटोज लगी होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से कोई विवाद है आजकल, वो बड़ा कॉमन है, बहुत तो कॉमन। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको फायर मिल जाएगी, या वहां पे कुछ पंगा मिलेगा आपको, तो 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होती है, हाँ। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, वहां पे आपको फायर एलिमेंट मिल जाएगा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा। व्यक्ति एम ही रोए जा रहे हैं, मतलब बिना सिर पैर के, तो डिप्रेशन में सो रहे होंगे।
अगर उनके बीच में फिजिकल रिलेशंस को लेके विवाद है कि भाई फिजिकल रिलेशंस नहीं बना पा रहे, फिजिकल लव नहीं है या तो अटैचमेंट नहीं हो रही, नॉर्थ ईस्ट में सो रहे होंगे या नॉर्थ ईस्ट में उनकी फोटो लगी होगी। कई लोगों के बच्चे, उन्होंने तो अच्छा खासा समृद्धि प्राप्त कर लिया रहता है, यानी माँ बाप ने, ठीक है, पर संतान वो लेवल का ना पढ़ाई कर पाते, ना एनर्जी लगती है उनकी कमाई के अंदर, जो एक आम इंसान में जो आग होनी चाहिए, तो उसके पीछे भी कोई वास्तु दोष होता है? सर उसके पीछे आप ये कह सकते हो, जैसे मान लो एक व्यक्ति बिजनेसमैन है, अब जरूरी तो नहीं है ना कि उसका बेटा भी वही सितारे लेके आया हो जो उसके बाप के पास है। अब मान लो बिजनेसमैन की पत्री में सूट कर रहा था कि उसको एक मान लो कपड़े का काम कर रहा है, उसकी पत्री के हिसाब से उसको कपड़े का काम पैसा दे रहा है, बेटे की पत्री के हिसाब से कोई और काम पैसा दे रहा है, लेकिन उनको होता क्या है, ना तू भी यही संभालेगा, तू भी यही संभालेगा, तो वो एज अ एम्प्लॉय तो लग जाता है, लेकिन वो उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा पाता। ये पंगा है। अगर हम बच्चे की हॉरोस्कोप स्टडी कर लें और बच्चे को हॉरोस्कोप से बता दें कि भाई तू इस डोमेन में अगर तू काम करेगा तो वो तेरे लिए बहुत अच्छा है, तो ही वो होगा। और बाकी मैंने देखा सर, जो ज्यादा अमीरों के बच्चे होते हैं वैसे खराब ही निकलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, पर किसी के भी खराब निकल सकते हैं। हाँ, अमीरों के बच्चे भी काफी, मेरे परसेंटेज मेरे ध्यान में तो काफी सक्सेसफुल। परसेंटेज वाइज अगर देखें सर, परसेंटेज वाइज देखें, मतलब कि जिन्होंने मतलब बचपन से जिनको मिला ना चांदी की चम्मच मिली, हाँ, उनकी लाइफ में थोड़ा वो स्ट्रगल नहीं कर पाते। उनको ये होता है कि अपने को करनी नहीं है, पर ठीक है, गरीब का बच्चा होता है उसमें ज़ील होती है थोड़ी सी ना कि भाई अपने को तो चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी अपब्रिंगिंग मैटर करती है। अगर उसके घर वाले उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि भाई इतने में इतना ही करना है, इतना ही करना है। जैसे आज मैं आपको बताऊं, रिश्तेदारी में जैसे मैं चुप रहता हूँ, मैं बोलता नहीं रिश्तेदारी में, लेकिन सुनता तो हुई। अब वहां पे ना जैसे मान लो अभी मैंने, जैसे गाड़ी है, मर्सिडीज है, ऑडी है, सब कुछ है, तो वहां पे कहता है कुछ नहीं रखा है इनमें, बेकार है, आज तू ले ले 1 करोड़ की, कल बेचने जा 50 लाख की बिकेगी। अरे लाते ही 25% कम हो लाते की जाता है। लाते ही खत्म हो गए। कोई फायदा नहीं है भाई, अपना 10-12 लाख की गाड़ी लेनी चाहिए, इससे ऊपर ले। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को ये सीख दे रहे हैं ना, वो अपने बच्चे की ग्रोथ पे ताला लगा रहे हैं, 100%। ताला लगा रहे हैं। मेरे साथ मैं मतलब आज जो मैं इतना बड़े लेवल पे पहुंच पाया ना, इसका पूरा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है, पूरा क्रेडिट। हमेशा उन्होंने मुझे बोला भाई कब तक इस एंट्रो में घूमेंगे, चलो जी स्कॉडा ले आया। स्कॉडा में बैठते ही, गाड़ी तो अच्छी है बट यार वो लेबल नहीं है मर्सिडीज का, ऑडी का लेबल नहीं है, बीएमडब्ल्यू का लेबल नहीं है। अच्छा जी, ऑडी आ गई। ऑडी में पहले दिन बैठे सर, मैं मन में सोच रहा हूँ आज तो कुछ अच्छा ही बोलेंगे। ऑडी में बैठे थे, पता है क्या कह रहे हैं, यार वो ऊंची वाली लानी है 7 सीटर, ऊंची वाली, वो बड़ी सी नहीं होती। फॉर्च्यूनर। नहीं नहीं, जीएलएस, अच्छा। जीएलएस 400 की बात करें, ऊंची वाली लानी है, बड़ी वाली। मैंने कहा एक बार इसको बैक करके एक राउंड कटा लाऊं, या ऊंची में ही काटोगे, कह रहे नहीं राउंड तो तू कटवा दे, बट वो ही लानी है ऊंची वाली। मतलब उन्होंने ये नहीं हुआ कि हाँ तेरा गाड़ी का हो गया, अगला टारगेट दे दिया उन्होंने मेरे को कि अब ये लानी है। तो वो बहुत जरूरी है। लाइफ में टारगेट तो चाहिए, हाँ, बिना बहुत जरूरी। टारगेट के आप कोई हासिल करना बहुत हाँ इम्पॉसिबल है। उसी को आज के लोग मैनिफेस्ट या ऐसा कुछ शब्द यूज करते हैं। टारगेट होना तो बहुत जरूरी है। हाँ कोई भी टारगेट रखोगे तो अचीव होगा होगा और होगा, भले 2-5 साल लगे, पर अचीव होते देखा है। सर, मैनिफेस्टेशन में भी ना आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपको तकलीफ दे दे कि भाई मेरे को तो चाहिए ये। पेन के बिना गेन पेन नहीं। के बिना नहीं हो सकता। मतलब जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होता है ना, तुम सोचो, तुम ये कर रहे हो, तुम सोचो, वो सब बकवास है। अगर कोई पेन है ना कि भाई मेरे मेरे को तो वो है ना, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम, वही वाला स्टोरी है कि यस। भाई मेरे को तो चाहिए, मेरे को चाहिए। तो अपने साथ वो हुआ लाइफ में, तो इसलिए चाहिए ही था अपने को, तो भाई करना ही है। तो वास्तु के अंदर जैसे कुंडली से कोई लेना देना है क्या? तो समझो कुंडली। कोई एक लड़का है, अब हाँ। उसकी ब्याह तो होगी, हम्म। वो उसी घर में लेकर आ रहा है, चारों सुखी रह रहे, पर एक नई एंट्री आ गई बहू की, तो उसका कुंडली से या उस वास्तु से अलाइनमेंट होना
सर जरूरी है क्या? एक्चुअली में तो मेजर कुंडली ही है। अच्छा, मेजर रोल कुंडली प्ले करती है और बिना कुंडली के आप वास्तु कर ही नहीं सकते। ठीक है? बेसिकली मैं आपको वास्तु और कुंडली का कनेक्शन समझाता हाँ, हूँ थोड़ा विस्तार और से इन बताओ। दोनों से ऊपर है कर्म। कर्म तो जो आप करोगे उस हिसाब से फल मिलेगा। कर्म के नीचे आते हैं वास्तु और एस्ट्रोलॉजी। बेसिकली सर जो आपके भाग्य में लिखा है ना वो होगा। आप उसे ना बदल सकते, ना टाल सकते, कुछ नहीं कर सकते। जैसी आपकी पत्री है आप अपने वास्तु को बिल्कुल वैसा सेट कर लेते हो। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा। अब जैसे मैं अभी लास्ट वीक की बात है, कोर्स चल रहा था, सैटरडे संडे जैसे क्लासेस होती हैं, तो अभी लाइव केस स्टडी चल रही थी लास्ट क्लास में। तो एक क्लाइंट आए, मतलब एक स्टूडेंट थे, उनका केस हो रहा था। उनकी दशा जो है वो 1 महीने बाद बदलने वाली है। ठीक है? 1 महीने बाद उनकी दशा बदलने वाली है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा तुम्हारी शनि की अंतर्दशा चल रही है, तुम्हारी 1 महीने बाद बुध की अंतर्दशा चालू होने वाली है। ठीक है? तुम्हारी पत्री के हिसाब से तुम्हारे घर में इस दिशा में ये सामान आएगा जो बुध को एक्टिवेट करेगा इन वास्तु। ठीक है? कहते सर ये कब आना चाहिए मेरे घर में? मैंने कहा यार जब पत्री दशा वो होने वाली होती है ना शुरू 15-20 दिन 1 महीना हाँ, पहले वो सामान आके उसको एक्टिवेट कर देता है। हो सकता है इस ऑन द स्पॉट भी आए। कह रहे नहीं सर वो आ गया सामान। मैंने कहा क्या सामान आया? बोला वो 2 गमले आए हैं एक जैसे और वो वहीं रखे हैं जो आप बता रहे हो। ठीक है? अब उन्होंने मेरे से पूछा करना क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं करना, ये दशा तुम्हारी पॉजिटिव दशा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्टिव होनी चाहिए, पॉजिटिव है। तो अब तुम ये ध्यान रखना कि ये गमले यहीं रहें। क्योंकि होगा क्या, जब उस पर्टिकुलर दशा के पीरियड में जब डिफरेंट डिफरेंट 9 पीडीएल्स आएंगे ना, तो प्रत्यंतर दशाओं में जब खराब पीडीएल होगा तो वो कोई मेड गमले उठा के सामने रख देगी अच्छा, और जब ऐसा वो भी लेने होता है? जाएगा तो गमले वहीं वापस आ जाएंगे। तो यही तो आप अपने घरों में जो कुछ ना हाँ, कुछ होता चेंज है, करते बदलाव रहते हो होता है। ना, यस। तो वो सारा खेल दशाएं करवाती हैं, सारा खेल दशाएं करवाती हैं। अब ज्योतिष में ग्रह भी हैं, राशियां भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं, सब कुछ है, हाउसेस भी हैं। आप जो है ना अपने सारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपने वास्तु को अगर आप सेट कर दो तो उससे क्या होगा, ज्योतिष के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट का पीरियड है उसमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10x अगर वास्तु सेट है। ज्योतिष में अगर किसी दशा में आपको लॉस लगना है, ऐसा नहीं है लॉस नहीं लगेगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैंने कहा भाई पत्री से लड़ना मतलब परमात्मा से लड़ना, क्योंकि परमात्मा से ही लिखवाया है तुमने। तो पत्री से लड़ना मतलब परमात्मा से लड़ना, और परमात्मा से लड़ना मतलब तुम्हारे बस की नहीं है। तुम हो ही कुछ हो ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें ना अपनी डेस्टिनी से फाइट नहीं करनी। जो तुम्हारी डेस्टिनी कह रही है ना तुम उस हिसाब से चलो। डेस्टिनी क्या कह रही है, ये समय तुम्हारे लिए खर्चे का समय है, डन। अपने घर पे बोल दो कि भाई बिजली का बिल, पानी का बिल, मेड की सैलरी, ग्रोसरी का खर्चा, पेट्रोल डीजल, जितने भी घर में आज के बाद खर्चे होंगे ये भाई 2 महीने मेरे हाथ से देने हैं। मेड को पैसे मैंने देने हैं, पेट्रोल के पैसे मैंने देने हैं, खर्चा मैंने करना है, सारा खर्चा मैंने करना है। ठीक है? कोई पीरियड है गेन्स का है, भाई इस पीरियड में ना यार दोस्तों पे काटा मार दे, घर वालों पे काटा मार दे, बच्चों पे भी काटा मार दे, बीवी पे भी मार दे। एक ही चीज रख दिमाग में, ऑफिस। ये 3 महीने मस्त पीरियड है गेम्स का, इसमें खाली ऑफिस में दिमाग लगा। ठीक है? ये ऐसे चलता है सारा प्रोग्राम। अब जैसे कोई मान लो फीमेल आई घर पे, बहुत सारे केसेस आते हैं। मैं तो जैसे मैंने एक बार एक यूट्यूब पे डाली थी वीडियो कि मैंने कहा भाई अगर तुम परेशान हो जीवन में, मुझे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वास्तु घर वाले करने नहीं दे रहे, कोई भी परेशानी, एक काम कर लो, जिस बेडरूम में सो रहे हो ना उसको छोड़ के दूसरे में सोना चालू कर दो और 30 दिन अपनी लाइफ में बदलाव देखो। क्योंकि जब दिशा चेंज होगी तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही ना। अब कई लोगों के साथ बहुत अच्छा हो गया, कई लोगों के साथ जो पहले सो रहे थे उनको वो अच्छा लगने लग गया क्योंकि वो और किसी बुरी दिशा में चले गए, तो नहीं पहले वाला ही बेटर था, तो भाई वहां आ जाओ वापस। तो इसलिए ना ज्योतिष और वास्तु ये पूरा इंटरकनेक्टेड है और उसके हिसाब से ही सारी प्लानिंग होती है। मुझे आपकी लाइन में ना एक सबसे बड़ा डर क्या लगता है वास्तु के अंदर, पैरानॉर्मल जो चीजें है, जैसे नेगेटिव एनर्जी है या भूत प्रेत का वास, देसी भाषा में कहे तो वास्तु वालों को उसके साथ भी सामना होता ही होगा। हाँ ऐसे सर, 2-3 बार हुआ। हॉन्टेड प्लेस मिलते ही होंगे। आपके मुंबई में ये मड आइलैंड सबसे हॉन्टेड प्लेस है। मैं सर अभी 1 साल पहले की बात है, मैं मुंबई आता हूँ ना तो मेरे यहाँ पे ना एक पेट
कैब है, उसको मैं एक दिन पहले फोन कर देता हूँ, भाई मैं कल आ रहा हूँ, तो वो सुबह 10 बजे से मतलब जो भी मेरा टाइम उसको 9 से लेकर रात के 10-11 बजे तक वो पूरे दिन मेरे साथ रहता है। एक दिन क्या हुआ, हमें मड आइलैंड जाना था और वो मेरा फर्स्ट विजिट था मड आइलैंड। तो 12 बज रहे थे, हम निकले होटल से, मैंने कहा भैया मड आइलैंड ले लो। गाड़ी रोक दी, पीछे मुड़ के बोला, सर आपको वहाँ कितनी देर का काम है? तो मैंने कहा यार पता नहीं, 1 डेढ़ घंटा मान ले, 2 घंटे मान ले। टाइम देखा, बोला 12 बज रहे हैं, 12:30 1 तक पहुंचेंगे। मतलब सर आप 4 बजे तक फ्री हो जाओगे ना? तो मैंने कहा हाँ हो जाऊंगा। बोला सर 4 बजे ना अपने को निकलना है वहां से। तो मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को ना क्यूरियोसिटी सी हो गई। मैं कहा भैया मड आइलैंड के, मुझे लगा इसको जाना होगा कहीं पे। मैं कहा भाई मड आइलैंड के बाद अपने को थाने जाना है। कह रहा हाँ हाँ भैया, मड आइलैंड से हम सीधा वहां थाने चलेंगे, थाने से वापस अंधेरी आ जाएंगे, लेकिन मड आइलैंड से 4 बजे निकलना है। अच्छा जी। अब मेरे को, मैंने कहा भैया कोई दिक्कत है वहां पे? कह रहा भैया भूतिया जगह है, मैं नहीं जाता वहां पे, रात को कैब वैब भी नहीं मिलती, सुनसान हो जाता है, ये हो जाता है, हो जाता है। मैं गूगल कर रहा हूँ, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन मुंबई और अक्सा बीच। जिस क्लाइंट के यहाँ पे जा रहा हूँ मैंने उसको फोन किया, अपने कोई एक्ट्रेस ही है वो टीवी इंडस्ट्री में ना, मैंने उनको फोन किया। मैं कहा जी वो ऐसे ऐसे दिखा रहा है, वो अकेली वहां रहती है। अकेली वहां रहती है फ्लैट में। तो मैं कहा जी ऐसे ऐसे दिखा रहा है। बोले हाँ उसी लिए तो आपको बुला रही हूँ, वो अक्सा बीच आएगी ना, मुंह नीचे करना, वो कोई साथ साथ चल लेती है। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया? मैं कहा जी मैं तो ये सब करता नहीं। कह रही नहीं सर एक बार तो आना ही पड़ेगा अब आपको। चलो ठीक है, हम गए। अब वहां पे थी दिक्कत, थी जेन्युइन थी, बट अब वो ठीक हो गई। तो मैं गया वहां पे नॉर्मल, पहले से जब आपको पता चलता है ना तो आप थोड़ा प्रोडक्टिव रहते हो। ठीक है, पानी वानी नहीं पीना आपने, कुछ नहीं करना। तो ठीक, अब वो दिक्कत उनकी ठीक हो गई। लेकिन मैं पर्सनली जाता नहीं हूँ, अगर कोई मुझे कुछ भी ऑफर करे आजा तो मैं जाता नहीं। नहीं, पर आपको पता ही नहीं वो अगला पेन उठा रहा है, नेगेटिव। नहीं, चलो, हमें नक्शे देख के पता चल जाएगा। अच्छा पता चल जाता है। हाँ, अगर मेरे पास नक्शे आएंगे, उन नक्शों में कुछ की पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगर एंट्रेंस है, स्पेसिफिकली W6 की एंट्रेंस, तो 100% पैरानॉर्मल काम होंगे ही होंगे वहां पे, 100%। बेसिकली W6 में ना एक एनर्जी फील्ड होती है, असुर की एनर्जी फील्ड। अच्छा। आपने ऐसा सुना होगा ना कि व्यक्ति को अपने पुराने जितने भी जन्म वो ले चुका सब याद रहते हैं, आगे जितने भी लेगा वो सब भी उसको उसके माइंड में है, क्योंकि हमारे माइंड का 0.12% ही हिस्सा काम है, बाकी सब में तो डेटा स्टोर्ड है। आपने ऐसा भी कभी कुछ केसेस देखे होंगे ना, एक व्यक्ति को अपना पिछला जन्म याद आ गया। हाँ, कई बार सुनने में कई आता बार है। सुनने में आता है ना पिछला। बेसिकली क्या होता है, परमात्मा एक बैरियर क्रिएट करते हैं। बच्चा जब पैदा होता है उसको 1 महीने तक अपनी कुछ पास्ट लाइफ याद रहती है, फिर वो भूल जाता है, फिर वो इस जर्नी को चालू करता है। वो बैरियर जो है ना, वो असुर की एनर्जी फील्ड है। और आपके घर में असुर की एनर्जी फील्ड होती है W6 में। अगर वहां पे एंट्रेंस आ जाए तो वो असुर पंचर हो गया, तो आपको आपका और जो अदर वर्ल्ड है उसका कनेक्शन हो जाता है। अब आत्मा तो सब जगह ही है, यहां भी बैठी होंगी 2-4, लेकिन वो हमें देख पा रही है। प्रॉब्लम कब आएगी, जब हमें हम वो दिखने लगे, हाँ, तब आएगी प्रॉब्लम। अब वो W6 दिखा देता है। तो इस तरह का ये बस एक डर सताता है वास्तु वालों सर कि डर, जो ये फील्ड में है हाँ उनको इससे सामना होता ही होगा। सर देखो, डर एज सच कुछ नहीं है इस चीज में, सही बताऊं तो। क्योंकि आप जब एकदम नॉर्मल रहते हो ना, प्योर रहते हो, तो कोई आपको, हाँ मैं, मेरे को 2-3 बार मेरा सामना हुआ, बट मेरे को कभी ऐसा किसी ने हार्म नहीं किया, तो नॉर्मल था। क्योंकि मैं जा रहा हूं तो भाई ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे दिक्कत ही है ना, वो भी तो बेचारे डिस्टर्ब ही है ना, जो मुक्त नहीं हो पा रहे। तो उनको पता ही है कुछ अच्छा करने ही आया है भाई। तो ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं। एक बार हुआ था, गाजियाबाद में एक प्रॉपर्टी थी, तो वहां बेटे ने मतलब वो फर्जी कोई साइन सुन के, वो यूएस में था बेटा, वो इंडिया आया, बोला पापा को, बोला वो बड़ी बिल्डिंग थी उनकी काफी महंगी, तो बोला कि भाई इसको बेच के आप चलो यूएस में। उन्होंने, घर वालों ने मना कर दिया। और बेटे का प्लान था उसको माँ बाप को यूएस लेके भी नहीं जाना था। वो प्रॉपर्टी बेच के उनको ओल्ड एज होम में डालने वाला था, और वो भागने वाला था पैसा लेके, ऐसा एक्चुअल प्लान था, उसी ने बताया मुझे। तो उसके घर में तो वो तो साक्षात वहां पे था वो सिस्टम। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मैं तो छोटा भी था उस टाइम। 2014 की बात है ये। 13 की बात है ये। वो मतलब वो मेरे लिए स्केरी भी नहीं था। मतलब मैं ना डिस्टर्ब हो गया था बहुत ज्यादा उस इंसिडेंट से, तो वो मेरे को ऐसे दिखने, मेरे को कोई डर नहीं लग रहा वहां पे। लेकिन फिर मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा उसको, मैंने कहा मैं तेरा वास्तु भी नहीं करूंगा भाई, तू पहले जाके पिंडदान विंडदान जो भी करना है माफी मांग, हम्म। जो भी करना है कर भाई, तू पंडित जी को बुला के हवन यज्ञ करवा,
और मैं आऊंगा नहीं। उसने वो सारे काम करवाए, सब कुछ किया। फिर उसने मुझे दोबारा बुलाया कि सर आप, मैं आपसे बात मतलब मिला वो कि मैं अब जाऊंगा ही नहीं जी यूएस, मैं यहीं रहूंगा, इस घर को बेचूंगा ही नहीं मैं, मेरे माँ बाप की आखिरी। ठीक हो गया था फिर वो, फिर किया उसका हमने। अभिषेक जी, कई लोगों के जीवन में मैंने देखा है, ये मेरे मन में क्यूरियोसिटी है, कंटिन्यू बीमारी चलते ही रहती है, चलते ही रहते है, समृद्धि है, सब कुछ है, पर बीमारी उस घर से निकलती नहीं। तो उसका वास्तु से कोई लेना देना है क्या? वास्तु में सर हेल्थ और इम्यूनिटी की एक डायरेक्शन होती है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में फॉल करती है। नॉर्थ से 11.25 डिग्री राइट में, 22.5 डिग्री तक, उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। वो आपके हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी को गवर्न करती है। अगर आपके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कोई भी इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस किसको बोलते हैं, टॉयलेट, डस्टबिन, कूड़ा कबाड़, क्लटर, तो हेल्थ इश्यूज आपको होंगे ही होंगे। ये जेनरिक है। मतलब मान लो किसी के घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो उसके घर में सारा दिन कोई ना कोई बीमार रहेगा ही रहेगा। लाल रंग है, येलो रंग, पीला कलर है, तो भी कोई ना कोई बीमारी उसके घर में चलती रहेगी। ये जेनरिक है। उसके अलावा अगर आप स्पेसिफिकली किसी डिजीज की बात करो, किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन की बात करो, तो अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी के डिजीजेस अलग अलग जोन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आज की डेट में एक बहुत बड़ी कॉमन जो बीमारी है पूरे मास को, वो है डायबिटीज। ठीक है। जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज है, उसके घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट होगा, या ईस्ट साउथ ईस्ट उसका बढ़ा होगा। ईस्ट साउथ ईस्ट कौन सा होता है, कई बार लोग ना ईस्ट साउथ ईस्ट को साउथ ईस्ट से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो वो कहता है यार तू कह रहा है अग्नि नहीं होनी चाहिए ईस्ट साउथ ईस्ट में, और साउथ ईस्ट तो अग्नि का है। मैं कह रहा हूं ईस्ट साउथ ईस्ट। ठीक है। साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में होती है। अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट होगा, डायबिटीज 100% होगी होगी। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स, ये होंगे ही होंगे उस घर में। ठीक है। उसके अलावा मान लो किसी को लंग्स की दिक्कत है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है, वो हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर वहां पे कोई भी ठंडा करने की मशीन है, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, एसी लगा हुआ है, तो लंग्स खत्म। निमोनिया, लंग्स खराब, कफिंग इश्यूज, बलगम म्यूकस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा, ये अस्थमा भी उसमें आ गया। अस्थमा भी उसमें आएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद मान लीजिए किसी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स है, हार्ट रिलेटेड, बीपी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उसके घर में जो हार्ट है वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे इम्बैलेंस होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जोन है। एक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन है आज की डेट में ना, बहुत कॉमन, भयंकर कॉमन है ना, क्योंकि बहुत खान कॉमन। पान सब ऐसा हो रखा है। तो ब्लोटिंग इश्यूज जो होते हैं, वो हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं ना, इंटेस्टाइन्स की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में आपके घर में प्लांट्स वगैरह होंगे, तो ब्लोटिंग इश्यूज होंगे। गैस्ट्रिक, जैसे ब्लोटिंग ना दो टाइप की होती है, एक होता है शरीर में हवा भर गई, एक होता है खट्टी डकारे, मतलब एसिडिक नेचर। तो एसिडिटी साउथ ईस्ट से देखी जाएगी, हवा भरना नॉर्थ वेस्ट से देखा जाएगा। और एक और मैंने देखा है, सब कुछ है, सारी समृद्धि है, पर लिटिगेशन से उनको छुटकारा जीवन में मिलता ही नहीं। चाहे जीएसटी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का केस हो, पहले सेल टैक्स था तो सेल टैक्स का केस हो। मेरे एक ऐसा व्यक्ति है जिस वो उससे छुटकारा पाता ही नहीं है। सर कोई भी जमीन भी खरीदेगा तो लिटिगेशन होता है। उसके भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे सरकारी विभाग जितने भी है ना, ये फायर एलिमेंट के हैं। तो फायर एलिमेंट की दिशाएं कौन सी है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ। स्पेसिफिकली जो साउथ ईस्ट की दिशा है वो सारे सरकारी विभागों को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपके घर में साउथ ईस्ट की दिशा में इंबैलेंस होगा, वाटर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, झरना है, पानी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, तो वहां पे साउथ, तो ये लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स लाइफ में देखने को मिलेंगी। उसके अलावा एक दिशा है नॉर्थ वेस्ट, वहां पे अगर इंबैलेंस होगा तो लाइफ में अड़चने आएंगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा, स्मूथ काम नहीं चलेगा। एक दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, आपने अपने हिसाब किताब की फाइलें साउथ साउथ वेस्ट में रख दी, डिस्पोजल में रख दी, तो पंगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपने किताबें रख दी, अकाउंट्स की फाइल्स रख दी,
तो पंगा। ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर आपके घर में या साउथ साउथ वेस्ट में आपके ऑफिस में सॉरी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तो वो सारा दिन डिस्पोजल ही दिखा रहे हैं ना स्क्रीन पे, तो पंगा। इसके लिए ही वास्तु महंगा है, इतनी सारी चीजें देखनी रहती है, हाँ इस वजह से ही कॉस्ट लगती है। हाँ, यानी आप कहीं पर जाते होंगे तो कितना डिटेल में सब आपको चीजें नोट चेक करनी करना होती पड़ता हैं। होगा। पर तब मैं हमेशा मेरे मन में आता था कि हम लोग पामिस्ट्री इतनी कम में कर लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले और कम में कर लेते हैं, बहुत माइन्यूटली चेक और होती हैं वास्तु सारी वाले चीजें। क्यों इतना चार्ज करते हैं। अभी आपसे बात करते हम्म, जस्टिफाइड हो रहा है। वो चेक नहीं बढ़ती सारी चीजें माइन्यूटली। कोई व्यक्ति घर देख रहा है, नया घर, हमारे यहाँ तो फ्लैट सिस्टम ही है, बहुत ज्यादा अमीर होगा तो वो बंगला खरीदेगा, बाकी नॉर्मल व्यक्ति तो फ्लैट ही खरीदता है। अब कई बार क्या होता है कि कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिखी, वास्तु वाले को दिखाया, वहां उसने हरी झंडी दे दी, तो बार्गेनिंग पावर कम हो जाता है। यानी अगर 2-2.25 करोड़ का घर है, अब पसंद भी आ गया, वास्तु से योग भी है, अब चाह रहे थे कि ये थोड़ा कम करे, और वास्तु वाले ने हाँ बोल दिया, तो आपके 10-15-20 लाख आपको ज्यादा चुकाने, प्लस वास्तु वाले को। ऐसा नहीं होता सर, हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई क्लाइंट आए कि भाई अपने को नई प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप पहले मैं उनको गाइडलाइंस दे देता हूँ कुछ। मैं कहा जी देखो, जो वास्तु करवाने आ रहा है ना, उसको वास्तु की काफी नॉलेज होती है ऑलरेडी, उनको पता होता है। उनको ये पता है कि कंपास होता है, 16 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, उनको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मैं उनको बोलता हूँ जी, कोई भी आप घर लेने जाओ ना, सबसे पहले आप उसके घर के सेंटर में खड़े हो जाओ। सेंटर में खड़े होकर अपना कंपास ऑन करके नॉर्थ की तरफ मुंह कर लो। वहां पे आप ये देख लो, उस घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो, साउथ साउथ वेस्ट में या साउथ से थोड़ा सा राइट की तरफ मास्टर बेडरूम ना हो, नॉर्थ वेस्ट में और साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट्स ना, मतलब कार्डिनल जो कोने की दिशाएं है ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, मैं कहता हूं ये आप देख लो, ये ठीक हो, बस चार बाकी ठीक है। एंट्रेंस साउथ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में ना हो, दो एंट्रेंस मना करता हूं मैं, साउथ वेस्ट में, एक नॉर्थ वेस्ट में। मैं कहती ये मोटा मोटी 2-3 पॉइंट्स आप चेक कर लो, उसके हिसाब से आप 3-4 घरों को शॉर्टलिस्ट करो और मुझे वो सारे भेज दो, या मैं आके वो चारों तीनों चारों देखूंगा। अब उनमें से मैं क्या करता हूं, मैं कहती ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये लेना ही नहीं, प्रायोरिटी दे देता हूं कि जी अपने को ये मिल जाए सबसे अच्छा है, ये भी इक्वल है उसके कंपैरिजन में, ये थोड़ा सा कम है बट इसको मैनेज कर लेंगे। तो अपने ऑप्शन दे देना 3। अब मैं कहती जो आपको लेना ले लो, बाकी आपको देखना है, लोकेशन व्यू वो सब आपको देखना है, तो कर लेते हैं बार्गेनिंग। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। नॉर्थ की दीवार पर मैंने येलो कलर कराया था, ओके। तो मेरी ग्रोथ कम हो गई थी। हाँ तो क्या ये उस कलर की वजह से था? सर, नॉर्थ में तो अपॉर्चुनिटीज पूरा, मतलब कस्टमर ही आने बंद हो गए होंगे, मतलब रुक गया होगा सारा सिस्टम। और दूसरा, नॉर्थ में अगर आपने येलो कलर कराया तो किडनी स्टोन्स या किडनी से रिलेटेड भी दिक्कत आई थी? नहीं, किडनी से रिलेटेड नहीं वो है। फिर चेंज करा देते उसको थोड़े टाइम बाद। हाँ, यानी 3-1 साल में चेंज कर दिया। हाँ, तो फिर वो हो सकता है मतलब पतरी वतरी में नहीं होगा। हाँ। नहीं तो नॉर्थ में येलो कलर किडनी भी खराब कर देगा और नहीं, किडनी तो नहीं हुई किसी क्लाइंट्स की भी भी घर जीरो में। जीरो हो जाएंगे। हाँ, क्लाइंट कम होते गए थे। हाँ, हो जाएंगे। क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश अच्छा होता है, तो अच्छा, 3-4 सालों में कलर कराना ही पड़ता है। ओके। इसी ऑफिस में कराया था? नहीं, ये घर पे बात। घर पे। हाँ। सर, कलर जैसे जो हमारे पंच तत्व होते हैं, उसके हिसाब से अगर आप वास्तु में कलर करो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे टोटल 5 एलिमेंट्स हैं और जो 16 दिशाएं हैं उनको पंच तत्वों में बांटा गया है। नॉर्थ ईस्ट तक जो दिशाएं हैं वो वाटर एलिमेंट है। फिर ईस्टर्न साइड आपकी एयर एलिमेंट है। साउथ ईस्टर्न साइड, साउथ ईस्ट, ये आपकी फायर एलिमेंट है। साउथ वेस्टर्न साइड अर्थ एलिमेंट है और वेस्टर्न साइड आपकी स्पेस एलिमेंट है। ठीक है जी। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, इनमें दोस्ती और दुश्मनी का चक्कर है। दो दोस्त आपस में चल जाएंगे, एक दूसरे के दुश्मन आपस में अगर बैठेंगे तो वो झगड़ा करेंगे, और जब एलिमेंट झगड़ा करेंगे तो वो झगड़ा आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। अब पानी हम आग पे डालेंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। तो आग और पानी आपस में कट्टर दुश्मन है, पानी बह रहा है। ये कौन से समय की बात कर रहा हूँ, जब बालाजी की बहुत सारी सीरियलें हिट हुई थी, हाँ हाँ। और उसमें पता है हाईलाइट होते थे एक दीवार पे अलग कलर,
अरे सर ये उस तो समय दो की दो बात बने कर वो रहा हूँ। एक लाल एक पीली, हाँ, है ना वही। उस हाँ समय अरे की बड़ा, बात। हाँ ये हमारे घर में भी एक बार हुआ था, ये तहस नहस हो गया था, तब फिर उसको भी चेंज कराया हमने। हाँ, ये बड़ा पंगा हुआ था उस टाइम। तो जैसे पानी आप आग पे डालोगे, आग बुझ जाएगी, ये दोनों कट्टर दुश्मन हो गए। पानी बह रहा है, आप उसके आगे दीवार लगा दो, पानी का बहाव तोड़ दिया ना आपने। पानी का नेचर है फ्लो करना, जब आप उसका नेचर ही ब्लॉक, आपने स्टोर कर दिया। स्टोर्ड वाटर इज अर्थ एलिमेंट, तो आपने जल की प्रवृत्ति चेंज कर दी। तो इसलिए वाटर और अर्थ भी आपस में दुश्मन है, क्योंकि दीवार इज अर्थ। तो येलो कलर जो है वो अर्थ एलिमेंट है, वो आपने करा दिया नॉर्थ में, तो वो ब्लॉक कर देगा उसको। वो उस समय ध्यान में ही नहीं आया। ये तो पॉडकास्ट देखते देखते थोड़े कलर के बारे में जानकारी आप लोगों हाँ के हाँ जैसे, तो पता चला कि उस समय ऐसा हुआ था। हाँ हाँ हाँ। फिर अब तो मैं नॉर्मल कलर जो एक बेज कलर होता है, बेस्ट है मैं क्रीम वो बेज ही कलर। कलर। अगर हाँ, आपको नॉलेज नहीं है हाँ, तो आप क्रीम बेज कलर कराओ। कई लोग एक गलती और करते हैं, बहुत सारे लोग, क्या है, जैसे पॉडकास्ट है, अब क्या होता है, दो दो चीजें हैं। एक, कई बार व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता। दूसरा, व्यक्ति की अफोर्डिंग कैपेबिलिटी है, पैसे हैं उसके पास, बट ये होता है ना, आपने खुद ही अपना इलाज करना है, खुद ही डॉक्टर बनना है। वो तो वो बहुत वाले गलत। लोग ज्यादा दिक्कत में आते हैं। वो क्या करते हैं, जिसपे पैसे ही नहीं है, वो तो पेंट भी चेंज नहीं करेगा, हाँ, है ना, वो तो कहेगा यार तू क्रीम ही करा दे, मुझे कुछ करना ही नहीं है। जिस पे पैसे हैं वो क्या कुछ भी एक्सपेरिमेंट, उसके पास पावर है ना एक्सपेरिमेंट करने की, पैसा है तो पावर है। अब वो क्या करेगा, नॉर्थ में लोग ब्लू करा देंगे, ईस्ट में ग्रीन करा देंगे, मतलब एक घर में पांचों कलर करा देंगे, वो भी इम्बैलेंस है। वो दिशाओं की स्ट्रेंथ के हिसाब से कलर डिसाइड होते हैं। जरूरी है कि नॉर्थ में ब्लू अच्छे रिजल्ट देगा। नॉर्थ अगर बहुत ज्यादा भरा हुआ ऑलरेडी आपके घर में, और वहां पे आप ब्लू कलर ऐड करोगे, तो वो एक और इम्बैलेंस है। वहां पे आपको ग्रीन या प्लांट्स कुछ करके उसको बैलेंस करना है। तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती आपके हैं। ये कलर पर मुझे एक और बात समझ में आ रही है। मैं कई गरीबों के घरों में अगर जाते हम, जहाँ कम इनकम है, मैं एकदम गरीब नहीं कहूंगा, कम, वो जो डिस्टेम्पर यूज करते हैं वो डार्क कलर का यूज करते हैं। ताकि गंदा ना हो। पता नहीं अब उनकी क्या मानसिकता, पता नहीं। तो ये डार्क कलर भी नहीं होना चाहिए क्या? सर नहीं हो और सकता है। अमीरों के घर पे जाते हैं तो ज्यादातर मैंने देखा है एकदम लाइट कलर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। पुराने जमाने में जब हम छोटे होते थे तो, बालाजी के समय की बात अलग है, उस समय तो सीरियलों का जो हिट नहीं नहीं, होना और आप पीछे चले जाओ, और आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें, तो घरों में क्रीम कलर थोड़ी होता था। नहीं होता था। हर दिवाली पे हम पुताई करवाते थे, पुताई बोलते थे, कलर हाँ, भी नहीं बोलते थे। भाई इस बार ब्लू कराएंगे, इस बार ग्रीन कराएंगे, इस हाँ, बार पिंक कराएंगे, तो हाँ, सारी दीवारों पे सेम कलर होता था ना। हाँ, यस, यस। जब आप पूरे घर में एक पर्टिकुलर कलर कराते हो ना, तो वो बेस कलर बन जाता है, बेस, और बेस इज अर्थ। लेकिन क्या होगा, जैसे आपने पूरे घर में पिंक कलर करा दिया, तो वो आपको कोई इम्बैलेंस नहीं देगा, लेकिन उस घर में फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा। घर में रहने वाले लोगों के अंदर फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा, वो अपने आप वो सच धज के रहेंगे। ब्लू करा दिया, वाटर एलिमेंट बढ़ गया, उस घर के लोग सारे इमोशनल रहेंगे बहुत ज्यादा। क्रीम कलर बेसिकली चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, और शांति का कलर है, स्पेस का कलर है, लोग शांत रहे, खुश रहे, और दिमाग भी ठंडा रहता है। ठंडा रहता है। किसी के घर का वास्तु बिगड़ा है तो ये कैसे जाने? व्यक्ति डॉक्टर के पास कब जाता है, जब जब वो बीमार। बीमार है। तो अगर आपको लाइफ में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो पैसे से रिलेटेड है, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू वास्तु डिफेक्ट्स। दैट्स इट। और कई लोग नया घर लेते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, सर या वही, तो क्या वो उनकी तकदीर ने उनको सही घर दे दिया? एक्चुअली में अगर उनका टाइम बढ़िया चल रहा है ना, हाँ, अब जैसे आपने कई बार सुना होगा, एक व्यक्ति बहुत परेशान था, बर्बाद था, ये था वो था, फिर उसने, उसका घर बिक गया, नीलामी हो गई घर हाँ, की, बर्बाद हो गया। अब किसी ना किसी घर में तो जाएगा ना, फिर वो किराए के घर में गया, हाँ, फिर उसने जो तरक्की करी, भाई साहब मजा ही आ गया। बेसिकली वो डेस्टिनी वहीं तक थी, वो दशा वहीं तक थी। उस दशा ने घर बिकवाना था, उसने बिकवा दिया। दशा बदल गई, जब दशा बदली तो किसी ऐसे घर में गया जो परफेक्ट है, वहां से उसकी तरक्की हो गई। फिर बंदा घर चेंज करता है, फिर दिक्कत आ जाती है। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपका सही समय चल रहा है तो सब सही तो रहेगा। उसमें कोई नखरे मत करो, मत करो, हाँ। उसको टच मत करो। हाँ, नहीं आप बूस्ट कर सकते हो, जैसे अगर अच्छा, आपका अच्छा टाइम चल रहा है, तो अगर मान लो ज्योतिष दशा बढ़िया चल रही है,
वास्तु में दिक्कत है तो उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट्स होंगे ना वो थोड़े कम होंगे। अगर आप अपनी वास्तु को भी बढ़िया कर लो तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे। समय ही खराब चल रहा है, वास्तु को आप सेट कर लो, जो 10 रुपए का नुकसान होना था वो 1 रुपए का रह जाएगा, जो 2 रुपए की कमानी हुई थी वो 8 रुपए की हो जाएगी। चलिए दर्शकों, आज आपको इस पॉडकास्ट में बहुत नॉलेज मिला होगा। इनके पास ज्ञान का भंडार है वास्तु के बारे में और एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है। तो आशा रखता हूं ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।